नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है सॉवरेनिटी सबसे पहले एज अ कॉन्सेप्ट 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मतलब है कि हर देश के पास पूरा अधिकार होता है अपने डिसीजंस लेने का। लेकिन इसका मतलब ही खत्म कर दिया जब यूएसए ने वेनेजुएला को इन्वेड किया। दोस्तों, हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गलती माफ करी थी और 100वीं गलती पे उनको दंड दिया था। तो वैसे ही डिप्लोमेसी की दुनिया में क्या ये गलती अब आखिरी गलती साबित हो सकती है यूएसए के लिए? 2025 को रिवाइंड करो तो यूएसए ने किसी देश से लड़ाई करनी नहीं छोड़ी, या तो टैरिफ की धमकी दी या फिर हथियार से खत्म करने की। जो भी यूएसए के ट्रस्टेड एलाइज थे, जैसे जापान हो, सऊदी हो, अब वो सबका ट्रस्ट लूज कर चुका है। और क्या अब ये यूएसए की आखिरी गलती साबित हो सकती है? अब आपने इसके बारे में काफी पढ़ लिया होगा, इसके ऊपर वीडियोस भी देख ली होंगी, लेकिन मैक्रो कैफे आज ये कोशिश करेगा कि आपको ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बताए जो कि आने वाला है। सेम पैटर्न फॉलो हुआ था दोस्तों 2003 में, जब यूएसए ने इराक को इन्वेड किया था और उस टाइम पे डॉलर 25% से गिर गया था। इस बार भी कहानी सेम है जब वेनेजुएला को इन्वेड किया। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप समझें इसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस कैसे तेजी से बढ़ सकते हैं, डॉलर का क्या होगा, स्टॉक मार्केट में कौन से वो सेक्टर्स हैं जो जैकपॉट मार सकते हैं, और गोल्ड क्यों नेक्स्ट लेवल ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक सिमिलैरिटीज 2003 की और आज की। देखो, 2003 में इराक था एक अथॉरिटेरियन रिजीम, मतलब ऐसी सरकार जहां पावर एक लीडर या छोटे से ग्रुप के हाथ में होती है और पब्लिक की आवाज, ऑपोजिशन और मीडिया पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। इराक वेस्ट के डेमोक्रेसी के प्रचार से दूर था। सिमिलरली आज वेनेजुएला की सेम स्टोरी है। मादुरो की गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन है और वेस्ट के अगेंस्ट। लेकिन असली बात है सिर्फ ऑयल यानी तेल की। इराक में 2003 में था 112 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रिजर्व, वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन थी इराक की। लेकिन सैंक्शन की वजह से, यानी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन की वजह से, प्रोडक्शन थी बस 2.5 मिलियन बैरल्स पर डे की। और वेनेजुएला, भाई 300 बिलियन बैरल्स के रिजर्व्स हैं, लेकिन सैंक्शंस की वजह से प्रोडक्शन बस 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे की है। तो सिमिलैरिटी समझ आ गई होगी अब कि दोनों देश के पास भर के ऑयल रिजर्व्स हैं। अब देखो फर्क क्या है। 2003 में इराक इन्वेजन के लिए यूएसए ने क्या जस्टिफिकेशन दी थी? इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी WMDs, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन रहे हैं, सद्दाम हुसैन टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, अल कायदा के साथ लिंक्स हैं और डेमोक्रेसी लानी है इराकी लोगों को। दोस्तों, ये सब झूठ था। बाद में पता चलता है कि कोई WMDs नहीं है, ये सब बनावटी इंटेलिजेंस थी, पर तब तक तो इन्वेजन हो चुका था। लेकिन कम से कम जॉर्ज बुश, जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्राई तो किया कि असली कारण इराक में घुसने का, उसे छुपाने का, ये बोल के कि ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन मिशन है, डेमोक्रेसी के लिए है, टेररिज्म रोकना है, ये सब ड्रामा तो किया। पर 2026 में वेनेजुएला के लिए क्या बोला गया? ट्रंप साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली बोला हमें ऑयल चाहिए, और मादुरो पे क्या चार्जेस लगाए ये भी सुन लो जरा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फनी है। यूएस का जो मशीन गन लॉ है वो वायलेट किया जा रहा है। भाई, वो वेनेजुएला में रहता है, वेनेजुएला में रहते हुए कैसे कोई यूएस के गन लॉज तोड़ सकता है? नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग का कोई मेंशन नहीं है। नॉर्मली तो यूएसए ये कहता है कि ड्रग कार्टेल से हम लड़ रहे हैं, फेंटेनाइल जैसे ड्रग्स को रोक रहे हैं, पर मादुरो को पकड़ते टाइम इन सब का कोई जिक्र नहीं किया गया, ये मुद्दा उठाया ही नहीं गया। मतलब कहानी बिल्कुल क्लियर है, ये बस तेल का कब्जा है और कुछ नहीं। पहले एटलीस्ट 2003 में थोड़ा ड्रामा तो किया गया था, एटलीस्ट जस्टिफाई करने की कोशिश तो करी गई थी, पर अब सीधा सॉवरेन कंट्री में घुस गए, इलेक्टेड प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया और ऐसे चार्जेस लगाए जो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहे। और देखो, ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं छुपाया, सीधा बोला ऑयल के लिए जा रहे हैं वेनेजुएला। 2003 में भी ऑयल ही टारगेट था, पर कम से कम 6 महीने तक ड्रामा चला था यूएन इंस्पेक्शन का,
कॉलिन पावेल ने उस टाइम पे फेमस स्पीच दी थी यूएन में कि इराक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है जिसे सद्दाम हुसैन छुपा रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बनाई गई, सैटेलाइट इमेजेस दिखाई गई और पूरा नाटक किया गया। इस बार तो बिल्कुल ही सीधा घुस गए कि हाँ भाई तेल चाहिए, जा रहे हैं लेने के लिए। ये ग्लोबल कम्युनिटी को क्या सिग्नल देती है? इंटरनेशनल लॉ मैटर नहीं करता, सॉवरेनिटी वो किस बला का नाम है? अगर रिसोर्सेज चाहिए तो सिंपली दूसरे देश में घुस जाओ और जस्टिफिकेशन भी देने की क्या जरूरत है? यही कारण है जिसकी वजह से ट्रस्ट टूट रहा है यूएस पे से, उसकी गुंडागर्दी की वजह से, और इसकी वजह से जो इतने सालों से एक पॉलिटिकल सिस्टम और ट्रस्ट बनाया हुआ था यूएसए ने, अब वो हिल रहा है। चलो अब थोड़ा इकोनॉमिक्स पे आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं जो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। 2003 में फेडरल रिजर्व क्या कर रहा था? इंटरेस्ट रेट्स कट कर रहा था क्योंकि .com बबल बर्स्ट हुआ था और रिसेशन आ गया था। इसलिए इंटरेस्ट रेट कम करने पड़े ताकि स्पेंडिंग बढ़े और इकोनॉमी वापस से चलने लगे। फेड ने रेट 6.5% से सीधा 0.5% तक गिरा दिए थे। और आज की कहानी तो और ज्यादा खतरनाक है। सारे देश जैसे चाइना हो गया, जापान मिलके यूएस ट्रेजरीज बेच रहे हैं। यूएस कर्जे में डूबा हुआ है और उसको रीपे करने के लिए और कर्जा लेना चाह रहा है, जिसकी वजह से वो फेड को फोर्स कर रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट को नीचे करे, जिसकी वजह से फेड इंटरेस्ट रेट्स कट कर रहा है। डिस्पाइट 3% की इन्फ्लेशन है अभी यूएस में। पर एक मेजर डिफरेंस है, 2003 में जब फेड रेट कट कर रहा था तो सारे के सारे जो रेट्स हैं वो नीचे जा रहे थे, शॉर्ट टर्म रेट ज्यादा तेजी से गिर रहे थे। इसे कहते हैं दोस्तों बुल स्टीपनर। और ये बॉन्ड्स के लिए अच्छा था क्योंकि गवर्नमेंट सस्ते में पैसा बाजार से ले पा रही थी। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। फेड शॉर्ट टर्म में रेट्स कट तो कर रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में रेट्स बढ़ रहे हैं। 10 ईयर का जो ट्रेजरी यील्ड है वो ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं उठा पा रही बाजार से, और इस सिचुएशन को कहते हैं बेयर स्टीपनर। और ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिग्नल है क्योंकि जब तक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे तब तक यूएस सस्ता लोन नहीं ले पाएगा और इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ती जाएंगी, जिससे डॉलर पे से विश्वास और ज्यादा टूटेगा। चलो मॉनेटरी पॉलिसी के बाद अब फिस्कल सिचुएशन देखते हैं, मतलब गवर्नमेंट साइड की कहानी। 2003 में यूएस गवर्नमेंट का डेफिसिट जो था वो था 2.5% ऑफ जीडीपी, जो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा था। मतलब गवर्नमेंट का जो खर्चा है उसके रेवेन्यू से बहुत ज्यादा ऊपर था। और आज तो दोस्तों डेफिसिट है 5.5% ऑफ जीडीपी, मतलब डबल से भी ज्यादा। और डिफेंस स्पेंडिंग तो और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जिससे डेफिसिट और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, जो लिटरली एक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब है। और डॉलर का क्या दोस्तों, 2003 में भी इराक इन्वेजन से पहले ही डॉलर वीक हो रहा था। डॉलर इंडेक्स जिसे DXY कहते हैं वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में था और आज भी सेम सिचुएशन है। पिछले एक साल में डॉलर 105 से गिर के 98.5 पे आ गया है, यानी 6 से 7% का डिक्लाइन। पर यहां पे एक और स्कैरी पैटर्न है दोस्तों। नॉर्मली क्या होता है, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट यूरोप से ज्यादा हैं तो पैसा नेचुरली यूएस में फ्लो करेगा, यानी इन्वेस्टर्स यूएस में इन्वेस्ट करेंगे जिनसे उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो डॉलर की इससे डिमांड बढ़ेगी, तो डॉलर स्ट्रांग होगा। करेक्ट, मेक सेंस राइट। लेकिन डिस्पाइट यूएस में ज्यादा यील्ड्स होने के बावजूद डॉलर वीक हो रहा है यूरो के अगेंस्ट, विच इज अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्मल मार्केट मैकेनिक्स। मतलब बात क्लियर होती है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट डॉलर से हट रहा है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, और होगा क्यों नहीं। अपने आप सोचो, 2024 में यूएस ने रशिया के फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज कर दिए। रशिया ने अपनी जो सेविंग्स थी, जो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में रखी थी, वो यूएस ने कब्जा लिया, जिसने पूरी दुनिया को एक ऐसा सिग्नल दिया कि यूएस ट्रेजरी अब सेफ नहीं है। अगर कोई भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुई तो यूएसए तुम्हारा पैसा भी ले सकता है। चाइना, इंडिया, जापान, सऊदी अरेबिया सब कंट्री सोचने में मजबूर हो गए कि क्या हमारे रिजर्व्स भी रिस्क पर हैं। इसलिए ही फॉरेन सेंट्रल बैंक्स पिछले 4 से 5 महीने से यूएस ट्रेजरीज मार्केट में बेच रहे हैं और डी डॉलराइजेशन फुल स्पीड में चल रहा है। और ऊपर से ये वेनेजुएला इन्वेजन, जिसने इस ट्रस्ट को और ज्यादा हिला दिया है।
देखो दोस्तों, पहले दुनिया में एक सिस्टम था जिसे कहते हैं रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। मतलब कंट्री सॉवरेन है, इन्वेजन के लिए यूएन का अप्रूवल चाहिए होता है, इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना पड़ता है, मतलब एटलीस्ट जस्टिफिकेशन तो देनी पड़ती है। पर अब सब कुछ खत्म। यूएस ने बिना यूएन अप्रूवल के इन्वेड किया, सॉवरेन कंट्री के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उठा लिया, चार्जेस लगाए जिसका कोई सर पैर नहीं है, और ऊपर से खुल के ये एडमिट किया कि ऑयल के लिए जा रहे हैं। इससे अब बाकी सब देश ये सोच रहे हैं कि अगर यूएस रूल्स फॉलो नहीं कर रहा तो हम क्यों फॉलो करें। अगर यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है तो सेविंग्स हम डॉलर में क्यों रखें, जिससे डी डॉलराइजेशन और तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलो फिर अब देखते हैं कि इससे ऑयल मार्केट में क्या होगा। देखो, 2003 में सबने यह सोचा था कि इराक एक ऑयल रिच कंट्री है, इन्वेजन होगा, उसके बाद सप्लाई ऑफ ऑयल बढ़ जाएगी तो प्राइसेस नेचुरली गिरेंगे। तो असली में हुआ क्या? इनिशियली तो ऑयल $37 से $25 पे आ गया तो सब लोग खुश हो गए, लेकिन फिर अगले 5 साल में ऑयल प्राइसेस एकदम से स्काई रॉकेट कर गए, $145 पर बैरल तक पहुंच गए। मतलब ये 325% से ज्यादा बढ़ा था। लेकिन ये हुआ क्यों? दोस्तों, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई, इराक का जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया, मिलिशिया ग्रुप्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना शुरू कर दिया, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई और स्पेक्यूलेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई। और दोस्तों, आज सेम चीज हो सकती है। वेनेजुएला में इंटरवेंशन के बाद प्रोडक्शन और ज्यादा गिर सकती है, इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है और ऑयल के जो दाम है वो आसमान छू सकते हैं। और अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जो जैकपॉट मार सकते हैं। देखो, 2003 के बाद क्या हुआ? हैलीबर्टन 330% से ऊपर गया, मतलब भाई 3 गुना से ज्यादा बढ़ा। शेवरॉन 220% से ऊपर गया, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा। मतलब अगर आज भी सेम पैटर्न फॉलो हो तो एनर्जी स्टॉक्स में मैसिव अपॉर्चुनिटी है। एक्सॉन, शेवरॉन, बीपी, शेल, ये सब कंपनीज का गोल्डन टाइम आ सकता है। पर सिर्फ एनर्जी स्टॉक्स ही नहीं, 2003 के बाद S&P 500 भी डबल हो गया था। अगले 3 से 5 साल में 100% का गेन आया था। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए भी काफी बुलिश सिग्नल है। कम से कम 2 से 3 साल के लिए पार्टी चल सकती है। हाँ, इवेंचुअली 2008 में क्रैश आया था, पर वो अलग बात है। पहले 5 साल तो पैसा ही पैसा था। और अब बात करते हैं गोल्ड की। दोस्तों, जैसा हम एनालिसिस मेटल्स में देते आ रहे हैं उसके हिसाब से तो गोल्ड ऑलरेडी ऑन फायर है। डी डॉलराइजेशन की वजह से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं लाइक क्रेजी। पर वेनेजुएला के इन्वेजन के बाद ये और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि देखो, वर्ल्ड अब यूएस ट्रेजरी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। रूल्स बेस्ड जो ऑर्डर है वो टूट रहा है। पहले दुनिया कहती थी यूएस ट्रेजरी सेफेस्ट एसेट है, वहां रखो सेविंग्स, पर अब यूएस ने खुद ही सॉवरेन कंट्री में घुस के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया और चार्जेस क्या लगाए? यूएस का जो गन लॉ है उसको वायलेट किया जा रहा है वेनेजुएला में रहते हुए। कोई भी सेंस बन रही है इस बात की? तो कंट्री सोच रही है गोल्ड बेटर है, फिजिकल एसेट है एक तो इसको कब्जा नहीं कर सकते और गोल्ड खरीद रहे हैं इसकी वजह से। और ये एक नया हाई रिकॉर्ड है जो ब्रेक कर सकता है। लेकिन एक मिनट दोस्तों, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि 2003 और आज के इन्वेजन में डिफरेंस भी है। इराक में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। मिलिशिया ग्रुप्स बहुत स्ट्रांग थे, अल कायदा और टेररिज्म का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, सेक्टेरियन वायलेंस यानी शिया सुन्नी के बीच वायलेंस बहुत ज्यादा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ था। वेनेजुएला में शायद इतना ज्यादा इंटरनल केओस नहीं होगा, पर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और ग्लोबल इंपैक्ट ऑलमोस्ट सेम है। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि एग्जैक्टली सेम होगा। वेनेजुएला और इराक दोनों काफी डिफरेंट सिचुएशंस हैं। इराक में मिलिशिया ग्रुप्स थे और टेररिज्म ज्यादा था, लेकिन इकोनॉमिक पैरेलल्स इतने स्ट्रांग हैं कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे स्केरी बात तो यह है कि 2003 में यूएसए ने 6 महीने तो एटलीस्ट नाटक किया था, यूएन इंस्पेक्शन जैसे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वगैरह वगैरह। पर अब तो ट्रंप ओपनली ये कह रहा है कि ऑयल चाहिए, नो एक्सक्यूज, नो हाइडिंग। और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए काफी खराब सिग्नल है। चाइना देख रहा है, रशिया देख रहा है, मिडल ईस्ट देख रहा है, इंडिया देख रहा है। सबको सिग्नल मिल रहा है कि यूएस रूल्स नहीं मानता, डॉलर वेपनाइज हो रहा है, ट्रेजरी रिजर्व सेफ नहीं है और ऑल्टरनेटिव सिस्टम की सख्त जरूरत है। इसलिए डी डॉलराइजेशन रॉकेट स्पीड से चल रहा है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो या सिंपली एक कंसर्न सिटीजन हो,
तो इन सिग्नल्स को इग्नोर बिल्कुल मत करना। अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखो, थोड़ा सा गोल्ड, एनर्जी स्टॉक्स भी देखो, इंटरनेशनल एसेट्स कंसिडर करो, क्योंकि अगर डॉलर क्रैश होता है तो बहुत बड़ी सुनामी आएगी फाइनेंशियल मार्केट में। और अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड एंड इन्वेस्ट स्मार्टली। जय हिंद।